Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of accounting and auditing. So accounting की सीरीज आप लोगों की कंटिन्यू है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग के स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के ऊपर है और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जैसे कि आप लोग समझते हो कि ह्यूमन को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं आज के मॉडर्न फेज के अंदर। पहले ह्यूमन को एज अ टूल मशीन की तरह यूज़ किया जाता था और जो प्रॉफिट है उसके बेसिस पे सिर्फ काम किया जाता था। नाउ इन टुडेज सिनेरियो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में कंसिडर किया जाता है और गुड्स वगैरह की तरह ह्यूमन को ट्रीट नहीं किया जाता, उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव किया जाता है। तो अगर आप ह्यूमंस को सेटिस्फाइड रखोगे, अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखोगे तो आपकी कंपनी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी। उसी के बारे में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक ऐसा टूल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से बनाने के लिए, ताकि हमारा जो रिजल्ट आए वो बेस्ट आए। जो इंफॉर्मेशन है ह्यूमन रिसोर्स देता है अकाउंटिंग, वो बहुत ही हेल्पफुल होती है, मदद करती है मेकिंग प्रॉपर डिसीजन। क्योंकि अगर आप ह्यूमन को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करो और ह्यूमन को इम्पॉर्टेंटली अपनी कंपनी में अलाउ करो कि वो क्रिएटिव डिसीजन ले सके, तो आपकी कंपनी डिजायर्ड रिजल्ट देगी। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स वर्कफोर्स। आप देखते हो आजकल के सिनेरियो में जब एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है तो उसे पर्टिकुलर टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है जो कि कहीं ना कहीं उसके ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। वो ट्रेनिंग लाइफ टाइम के लिए उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। वो ट्रेनिंग कहीं ना कहीं उसको इम्प्रोवाइज्ड करती है कि वो कंपनी के लिए और बेनिफिशियल हो। ठीक है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन को मदद करती है टू रिकॉग्नाइज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की एक्चुअल में वैल्यू क्या है, एक्चुअल में कॉस्ट क्या है, ये भी कैलकुलेट करने में मदद करती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मदद करती है। These are beneficial toward improving the performance and the level of satisfaction of employee के satisfaction के लिए। This helps in achieving the goal of the organization. ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए भी ये ज़रूरी है, along with the providing growth and development to the employees. एम्प्लॉय की डेवलपमेंट हो सके ट्रेनिंग वगैरह के थ्रू भी। Now features of human resource accounting, that is recruitment and selection of human resource। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। कैसे रिक्रूटमेंट हो रहा है और सिलेक्शन। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते थे, इतना स्पेसिफिकली इंटरव्यूज वगैरह नहीं किए जाते थे, ऐसे ही पर्सन को हायर कर लिया जाता था क्योंकि उस टाइम पे मशीन की तरह ट्रीट किया जाता था ना। अब तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होती है ह्यूमन रिसोर्स की। बहुत सारे मेथड होते हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स एनालाइज हेल्प करता है। जॉब की स्क्रीनिंग में एप्लीकेंट को डिफरेंट टाइप के चेक्स होते हैं, मेडिकल चेक होता है, टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग होती है, वेरियस टाइप्स के टेस्ट किए जाते हैं, रिटन टेस्ट होता है ना। डिफरेंट टाइप की एप्लीकेबिलिटीज देखी जाती है कि वो रोल के लिए फिट है या नहीं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी रोल के लिए वो आ रहा है उसके लिए वो फिट है या नहीं। रिकॉर्ड फॉर मैनेजमेंट के लिए रिकॉर्ड भी बनाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के आप जब अकाउंटिंग को समझते हो या फीचर्स को समझते हो तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर आप मैनेज कर रहे हो ना किसको, ह्यूमन को। तो ह्यूमन के रिकॉर्ड्स को आप मेंटेन भी करोगे जिसमें डे टू डे ट्रैक रिकॉर्ड्स, डे टू डे किस टाइप के आप इक्विपमेंट का यूसेज कर रहे हो, कितनी अटेंडेंस है, कितनी सैलरी है, ये सब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में आएगी। कंटिन्यूसली अपडेटिंग इंफॉर्मेशन। कोई नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ओरिएंटेशन के लिए एंटर हुआ है,
कोई पुराना एम्प्लॉय लीव कर रहा है, ले ऑफ हो रहा है, तो ये सब भी किसके पार्ट में आएगा, आपका ह्यूमन रिसोर्स के फीचर्स में आएगा. द फीचर ऑफ HRA इज टू कीप ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉय की स्किल्स, knowledge and experience are the values of human capital stated in the financial statement. This can be only done, ये सिर्फ और सिर्फ किया जाता है through the continuous updation of human resource accounting. ये human resource accounting के basis पे किया जाता है. Now evaluation of human resource practice. जब हम human resource practice करते हैं तो क्या value calculation करते हैं. Now सबसे पहले मेथड्स ऑफ HRA, जो HRA के मेथड्स हैं, ये चेक करते हैं द इफेक्टिवनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस. ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस को चेक करते हैं ऑन डेली बेसिस. practice in the organization. The significance of human resource accounting is to provide, ये feedback देते हैं कि जो performance है employee की वो किस तरीके से improve हो रही है. It evaluates the policies along with employees performance in the areas where improvement is needed. और जहाँ पे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय को किसी एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उनके बारे में भी उनको बताते हैं कि अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है तो इस मशीन को, इस इक्विपमेंट को इस तरीके से हैंडल किया जाता है, और उनको समझाया जाता है उनकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को. Now, payroll. HRA maintains a proper record. HRA proper record बनाता है किसके लिए, ह्यूमन कैपिटल के लिए ऑर्गेनाइजेशन में. By referring to these record, इन रिकॉर्ड्स के बेसिस पे ही ऑर्गेनाइजेशन learns the payroll taxes, कि टैक्स वगैरह कितना देना है, एम्प्लॉय का ओवर टाइम का कॉस्ट कितना होगा, इसी बेसिस पे पता चलता है, रिकॉर्ड के बेसिस पे. नाउ अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कंपनसेशन एंड द कॉस्ट ऑफ पेरोल प्रोसेसेस आर आल्सो नोन एज थ्रू दीज प्रोसेसेस. और पेरोल प्रोसेस भी इन्हीं स्टेप्स के जरिए ऑर्गेनाइजेशन में पता चलती है. नाउ एम्प्लॉयज बेनिफिट. एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए भी HRA होता है. HRA मीन्स ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग रिफ्लेक्ट थिंग्स लाइक एम्प्लॉय रिटायरमेंट. अगर एम्प्लॉय की रिटायरमेंट हो रही है या हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है, तो एम्प्लॉय के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कैलकुलेट होती है, जहाँ पे एम्प्लॉय को स्पेसिफिकली ये देखा जाता है कि एम्प्लॉय कहाँ कहाँ पे उनको किन किन पॉइंट्स की नीड है, उनका इंश्योरेंस करवाएंगे. दीज आर द बेनिफिट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है. अब ह्यूमन को एक कैपिटल के रूप में देखा जाता है थ्रू द मेथड्स, क्योंकि मटेरियल रखा का रखा रह जाएगा अगर उस मटेरियल को यूज करने के लिए ह्यूमंस एम्प्लॉयज नहीं होंगे, है ना. सिर्फ कैपिटल के बेसिस पे आप कंपनी रेज नहीं कर पाओगे, है ना, मटेरियल को नहीं पुटअप कर पाओगे अगर आपके पास लोग ही नहीं है. द ऑर्गेनाइजेशन कैन नो द एम्प्लॉय. ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय का काम जानती है, कितने घंटे वो काम कर रहा है, कितने रेट से वो टर्नओवर कर रहा है, कंपनी को छोड़ के जा रहा है, एंड वो कितनी छुट्टियां कर रहा है. तो ये सब कुछ ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेट में HRA बताती है कि कितनी छुट्टी हो रही है, कितना ओवर टाइम इसको मिल रहा है, कितना ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी पार्टिसिपेशन को. ठीक है. नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले तो क्योंकि एक क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो जाती है, जब क्रिएटिव एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं तो वो आपकी डिसीजन मेकिंग में मदद करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. HRA मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय. इट कैन रिकॉर्ड फ्रॉम डे ऑफ देयर रिक्रूटमेंट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. जो सिलेक्शन प्रोसेस जहां से काम शुरू हुआ
है वहीं से जुड़ जाता है। ट्रेनिंग हुई, डेवलपमेंट हुई, दीज रिकॉर्ड, अब ये सारी की सारी आपको रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में और पॉलिसीज के बारे में, इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज, इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस भी बढ़ता है इससे। अब नॉर्मल सा सिनेरियो है, कोई भी एक पर्सन है जिसको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आप नॉलेज दोगे, आप सिखाओगे उसको, ट्रेनिंग दोगे स्पेसिफिकली, तो प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानेगा, कस्टमर को इजीली हैंडल कर पाएगा, है ना। अदरवाइज वो कस्टमर कोई नहीं समझ पाएगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी। जो एम है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का, वो ना केवल ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए है, वो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉय, द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एम्प्लॉय आर आइडेंटिफाइड थ्रू द रिकॉर्ड्स ऑफ एचआरए। कंपनी की मतलब एम्प्लॉय की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वो भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलता है। अगर मुझे वीक एरियाज को इम्प्रूव करना है, क्योंकि एक्चुअल में ना फीडबैक वगैरह भी उसी एरियाज में आते हैं, तो अगर मुझे वीक एरिया को इम्प्रूव करना है, पॉलिसी प्रोग्राम्स को देखना है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, टीम लीडर होते हैं वो अपने जो सुपीरियर होते हैं, सुपीरियर सबॉर्डिनेट जो होते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो वो भी किसके थ्रू, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग उनको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है। ना रिसोर्स एलोकेशन, बेटर रिसोर्स एलोकेशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरए, एचआरए का मकसद ये है कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट पर्सन एट राइट पोजीशन, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, बिल्कुल ठीक इंसान बिल्कुल ठीक जगह पे होना चाहिए, तभी वो काम भी ठीक से करेगा इफेक्टिवली एज एंड वेयर इज नीडेड। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मदद करती है वेयर द नीड्स फॉर ह्यूमन कैपिटल एग्जिस्ट, सो दैट ह्यूमन कैपिटल कैन बी मेड, ह्यूमन कैपिटल को बनाया जा सके बेस्ट रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट में। नाउ वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स की क्या वैल्यू है, जो वैल्यू है ह्यूमन कैपिटल की ऑपरेटिंग इन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन थ्रू द रिकॉर्ड मेंटेनेंस। ह्यूमन रिसोर्स की कितनी ज़रूरत है, या कौन इंसान कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉय है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये भी आपको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के थ्रू पता चलती है। अब दो टाइप के पर्सन है, एक ए है और एक बी है। सपोज आप सोच के देखना, ए एम्प्लॉय टर्नओवर भी नहीं है, इसका मतलब लीव भी नहीं लेता, एब्सेंटिज्म भी कम है, ओवर टाइम भी अच्छा खासा है ना। और जो बी है वो छुट्टियां भी बहुत लेता है, ओवर टाइम भी नहीं करता, लेट से आता है। तो अब आपके लिए किसके थ्रू पता चला, आपको ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के थ्रू पता चला। रिकॉर्ड जो उसमें मेंटेन है, इट आइडेंटिफाई एंड मेजर द डेटा कलेक्टिवली, ये एक एक इंसान का भी डेटा कलेक्ट करते हैं और कलेक्टिवली भी डेटा को कलेक्ट करते हैं। देन द वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज एक्यूरेटली, बिल्कुल ठीक तरीके से बैलेंस शीट में भी शो होती है इसकी डिटेल। नाउ अब एक इंसान को कितना इंसेंटिव देना चाहिए, ये भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बेसिस पे पता चला। अभी हमने कितने पर्सन को डील किया है, दो पर्सन को समझा है ना, एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। तो अब आप बताओ कि किसका इंसेंटिव ज्यादा होना चाहिए। ए पर्सन छुट्टी, ए पर्सन क्या करता है, छुट्टी नहीं लेता, पता नहीं क्या बताया था मैंने अभी, आप समझो। ए पर्सन है वो छुट्टी भी नहीं लेता, ए पर्सन जो है वो काम भी ओवर टाइम भी ज़्यादा करता है, हर तरीके से कंपनी के वेलफेयर के लिए सोचता रहता है। बी पर्सन बहुत ज़्यादा छुट्टी भी करता है, ओवर टाइम भी नहीं करता, लेट आता है। तो किसका इंसेंटिव पार्ट ज़्यादा होगा, नॉर्मल सा सिनेरियो है, ए का ओवर टाइम पार्ट ज़्यादा नहीं रहेगा। Now providing incentive to employ, the record kept by human रिसोर्स अकाउंटिंग मदद करता है परफॉर्मेंस के लिए एम्प्लॉय के, इट प्रोवाइड देम विद द प्रॉपर इंसेंटिव, ये अच्छा खासा इंसेंटिव देता है। नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये पढ़ो जल्दी से एक बार, गो थ्रू करो।
जो मकसद है ह्यूमन रिसोर्स का अकाउंटिंग, वो पूरे के पूरे हर एक डेटा को रिकॉर्ड करने का है ह्यूमन रिसोर्स में, कंपनी में, फ्रॉम द डेट ऑफ दियर ज्वाइनिंग, जब से उसने ज्वाइन करना शुरू किया, टू दियर ट्रेनिंग प्रोसेस अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ डे एम्प्लॉय लीव द ऑर्गेनाइजेशन, जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता है, इवन जब से जहाँ से उसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है, और जब ऑर्गेनाइजेशन को लीव करता है, वहाँ तक का रिकॉर्ड आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर आता है। हर एक डिटेल पीरियड व्हेन द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फाउंड, वो डिटेल आपको मिल सकती है। नाउ मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, कौन कौन से मेथड यूज करते हैं? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मेथड, मतलब आज की डेट में फ्यूचर की क्या वैल्यू है, या फ्यूचर में आज की डेट की क्या वैल्यू होने वाली है, वो पता चलता है। इस मेथड में एचआरए के प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर अर्निंग की कैलकुलेशन होती है। ह्यूमन रिसोर्स ये किसके ऊपर बेस्ड होती है कि फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी कितनी है इस इंसान की। कंपनी फ्यूचर अर्निंग आर एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन एम्प्लॉय, अब कंपनी की फ्यूचर अर्निंग किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एम्प्लॉय के ऊपर। एम्प्लॉय का क्या डिपेंड करता है? एम्प्लॉय की स्किल्स कितनी है, एम्प्लॉय कितना क्रिएटिव है, एम्प्लॉय को कितनी नॉलेज है, एम्प्लॉय कितना एक्सपीरियंस वाला है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जब आपको बदल दिया जाता है, द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एन एम्प्लॉय विथ सिमिलर वन, अगर आप एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से रिप्लेस कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। इस मेथड को जब आप क्या कर रहे हो, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से रिप्लेस कर रहे हो। अब ये बहुत सारे सिनेरियो में होता है, जब आप कंपनी छोड़ के चले जाते हो तब भी ऐसा होता है, या रिटायरमेंट के टाइम पे भी होता है, या जब प्रमोशन होता है तब भी जगह खाली हो जाती है, तो उस पोजीशंस में रिप्लेसमेंट मेथड यूज होता है। रिप्लेसिंग ए एम्प्लॉय विद अ सिमिलर वन को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। दिस मेथड इंक्लूड, इसमें कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट आती है, ट्रेनिंग आती है, अदर बेनिफिट्स भी आते हैं जो नए एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। मान लो प्रमोशन हुआ और ए प्रमोट हो गया दूसरी पोजीशन पे, अब बी आया है ए की पोजीशन पे, तो बी को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, बी को और बेनिफिट्स भी देने पड़ेंगे, बी का सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है, बी की रिक्रूटमेंट होगी, तो उस सिनेरियो में बी पे खर्चा किया जाएगा कंपनी की तरफ से, दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट इज कॉस्ट बेस्ड मेथड। ये जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड है, इसके अंदर क्या क्या आता है? आइडेंटिफाई एंड मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ रिकरिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग एंड रिक्रूटिंग मेजर। अब आपको तो ये पता ही है कि कभी भी किसी इंसान को रिक्रूट करते हैं, जब उसका सिलेक्शन, ओरिएंटेशन वगैरह सब हो जाता है, तो रिक्रूटमेंट से लेके सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सब करने में कुछ ना कुछ खर्चा होता है। तो ये जो कॉस्ट होती है, ये बेनिफिट होती है एम्प्लॉय के लिए, लेकिन कॉस्ट एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? कॉस्ट है। तो वो हो गया मेरा कॉस्ट बेस्ड मेथड। नाउ इनकम बेस्ड मेथड, इस मेथड के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, वैल्यू इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। दिस मेथड मेनली ये इनकम के ऊपर बेस्ड होता है, ये मेथड इनकम के बेस्ड होता है कि एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। मान लो एम्प्लॉय काम करके दे रहा है 5 लाख रुपीस का और 2 लाख उसकी इनकम है, तो कितना डिफरेंस हो गया? 3 लाख का। तो कंपनी को कितना बेनिफिट हो गया? 3 लाख का। एम्प्लॉय की इनकम है 5 लाख, वो 3 लाख, और एम्प्लॉय रेवेन्यू कंपनी को जनरेट करके दे रहा है 5 लाख, तो कंपनी की, तो क्या हो गया? कंपनी की कॉस्ट तो ये हो गई, कंपनी उसको दे रही है, और कंपनी का इनकम कितनी हो गई? कंपनी की इनकम हो गई, being generated by the employee and the cost that have been saved resulting from their work, जो कि मैंने बता दिया सेव होता है। नाउ मार्केट बेस्ड मेथड, इस मेथड के अंदर जो कॉस्ट है ह्यूमन रिसोर्स की ऑर्गेनाइजेशन में, वो उनकी सैलरीज, वेजेस और दूसरे बेनिफिट्स के ऊपर होती है। एम्प्लॉय इन सिमिलर पोजीशन इज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा है
और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है सेम पोजीशन सेम लेवल पे, उनके बीच में कितना सैलरी का अंतर है, वो मार्केट बेस्ड मेथड होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड कौन सा होता है? इस मेथड के अंदर हिस्टोरिकल कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशन खर्च कर रहा है। किस में खर्च कर रहा है? उसको रिक्रूट करने में, ट्रेनिंग देने में, डेवलपमेंट में, और रिटर्न द ह्यूमन कैपिटल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस मेथड के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉय के बेनिफिट को, कंपनसेशन को भी इंक्लूड किया जाता है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंदर कि ना केवल उसको हमने रिक्रूट करा तो कॉस्ट दी, हमने उसको सेलेक्ट किया तो कॉस्ट पे करनी पड़ी, हमने उसकी ट्रेनिंग दी तो कॉस्ट देनी पड़ी, इवन जो हम उसको सैलरीज कंपनसेशन भी दे रहे हैं वो भी एक तरीके की कंपनी की कॉस्ट में इंक्लूड होता है। रिक्रूटमेंट कॉस्ट मेथड के अंदर कौन सा आएगा? द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग सेलेक्टिंग न्यू एम्प्लॉय बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो नए लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनल मेथड से कर रहे हो चाहे वो एक्सटर्नल मेथड से कर रहे हो, वो रिक्रूटमेंट कॉस्ट मेथड में आएगा। अदर कॉस्ट, अब हम एडवर्टाइजिंग भी देते हैं ना नए एम्प्लॉयज को बुलाने के लिए, जब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं तो for the job, traveling expense and time that the staff of HR is provide, reviews in selecting the resumes and conducting interview for the recruitment process। इस मेथड के अंदर आएगा कि रिक्रूटमेंट कॉस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट दो, ये दो, वो दो, कॉलिंग करो, तो इसके लिए आपके वो खर्चे आपके रिक्रूटमेंट कॉस्ट मेथड में आएंगे। इकोनॉमिक वैल्यू मेथड में, इकोनॉमिक वैल्यू मेथड कंसिडर दैट एम्प्लॉय कैन जनरेट प्रॉफिट बाय यूजिंग देयर स्किल। इकोनॉमिक वैल्यू मेथड के अंदर कह रहा है एम्प्लॉय प्रॉफिट कमा रहा है अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से। दिस मेथड दिस हेल्प टू जनरेट रेवेन्यू, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा कमा के दे रहा है, दैट इज द इकोनॉमिक वैल्यू। ना ह्यूमन रिसोर्स के बेनिफिट्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स क्यों बेनिफिशियल है? एक तो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के रूप में ये काम करता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब अगर कंपनी मैनेज कर रही है ह्यूमन रिसोर्स तो ये कंपटीशन है। मान लो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को कोप मतलब ऑर्गेनाइजेशन को टीम के रूप में लेके चले, ऑर्गेनाइजेशन को स्किल्स, अपनी अलग स्किल्स दिखाए, तो फिर क्या होगा? आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्योंकि आपके पास क्वालिटी एम्प्लॉयज हैं, एक वर्कफोर्स है स्किल्ड एम्प्लॉयज की। दिस लेड टू बेटर प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, रिवेन्यू जनरेट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ना कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट में मदद करती है। ये जो मेथड है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का, ये मदद करता है एरियाज में जहाँ पे कॉस्ट को कम किया जा सके, कॉस्ट मिनिमाइज हो सके अलग अलग जगहों पे, लाइक इन द रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग प्रोसेस कॉस्ट को कम किया जाता है। वेयर देयर इज प्रोसेस कुड प्रोवाइड बेटर रिजल्ट पर द रिक्रूटमेंट। टर्नओवर कम होता है, एब्सेंटिज्म कम होता है। जब हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हैं हर एक चीज रिकॉर्ड करी जाएगी तो उस पर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा, ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। इट प्रोवाइड देम विद प्रॉपर ट्रेनिंग मोटिवेशन टू वर्क। इसके अंदर दिस विल प्रोवाइड देम विद ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज होगी। दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग, इसमें अच्छा खासा कंपनसेशन, कौन से एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना है, कौन से एम्प्लॉय को प्रमोट करना है, ये मदद करता है। बेटर डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाता है ह्यूमन रिसोर्स का जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। सो इट इज बेनिफिशियल, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मदद है कि वो बेटर और इन्फॉर्म डिसीजंस को ले सके, प्लान कर सके कि कौन सा एम्प्लॉय मेरे लिए बेनिफिशियल है, कौन से एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन हेल्पफुल लेके आ रहा है।
ना प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेनिफिशियल वे में चल पाए, कंप्लायंस ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मदद करता है और ऑर्गेनाइजेशन को कि वो रूल्स को भी फॉलो करे. दीज आर टू बी फॉलोड द इफेक्टिव एंड बेटर वर्किंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल. मोर एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, ज़्यादा लोग जुड़े रहेंगे आपसे और रिटेन रहेंगी. रिकॉर्ड्स के थ्रू जब एचआरए रिकॉर्ड करता है तो वो हम चीज़ें ढूंढ पाते हैं कहाँ हमें इम्प्रूव करना है, वो फैक्टर्स हम ढूंढ पाते हैं कि कौन कौन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन हमारी जॉब से सेटिस्फाइड है और कौन नहीं. एम्प्लॉय की इंगेजमेंट को देख के दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये मदद करती है ऑर्गेनाइजेशन में रिटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए. ना इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, तो ये हो गया बच्चों नेक्स्ट वाला टॉपिक. इसके अंदर हम लोग इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को स्टडी करेंगे. तो दैट्स ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. और इसमें हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है से लेके सारे के सारे पार्ट्स को डिस्कस कर लिया. अब आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो से रिलेटेड या आपको कोई नया टॉपिक चाहिए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.